साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एग्जिट पोल 2024। एग्जिट पोल दरअसल 2024 का तो जून महीने में हो चुका है, जब हमने लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देश भर के नतीजों को लेकर पूर्वानुमान लगाया था। पर 2024 में हम फिर से एग्जिट पोल के साथ मौजूद हैं। इसलिए मौजूद हैं कि 2024 में अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। अभी आज जो एग्जिट पोल है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है। हरियाणा एक महत्वपूर्ण राज्य है, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। दिल्ली से सटे हुए इस राज्य में 10 लोकसभा सीटें हुआ करती हैं। साथ ही साथ 90 विधानसभा सीटों के संदर्भ में चुनाव हुआ है। 10 लोकसभा सीटों के संदर्भ में अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 5 सीटों का आंकड़ा रहा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 5 सीट जीत पाने में सफल रही थी। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 5 सीटें जीतकर अपने आप में राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 5 सीटें जीत पाने के कारण से यहां पर कड़े मुकाबले की उम्मीद शुरू से की जाती रही। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चमत्कारिक जीत हासिल की थी 2014 के आम चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 47 सीटें जीतकर स्वयं के बूते पर सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर डार्क हॉर्स साबित हुए थे। कभी संगठन मंत्री रहे हुए मनोहर लाल खट्टर ने 2014 के चुनाव में पहली बार विधायक बनते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विधायक के तौर पर उनकी शपथ बाद में हुई थी, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ पहले ली थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचा पाने में कामयाब रही, लेकिन स्पष्ट बहुमत को खो दिया था। जननायक जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीत पाने में कामयाब रही थी। जननायक जनता पार्टी ने चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। 4.5 साल तक इस गठबंधन की सरकार रही। खट्टर साहब मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहे और साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर भूमिका निभाई। इस भूमिका के साथ लोकसभा चुनाव तक तो काम ठीक चला, पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले खट्टर जी भी विदा कर दिए गए और साथ साथ दुष्यंत चौटाला से भी भारतीय जनता पार्टी ने पिंड छोड़ा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलियों के बूते आगे की सरकार का सफर तय किया। नायब सैनी सरकार का चेहरा बने और वही नायब सैनी इस समय सरकार के चेहरे के तौर पर जनता के बीच में गए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐलान किया कि अगर जनता ने फिर से हमें मौका दिया सरकार बनाने का तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इस ऐलान को 2 नेताओं के द्वारा दाएं बाएं से चुनौती देने की कोशिश की गई। एक राव इंद्रजीत सिंह है जो लंबे अरसे से राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे। उन्होंने कहा हो सकता है इस बार मेरी सुध लग जाए। और वहीं दूसरा नाम अनिल विज का है जो पहले मंत्री हुआ करते थे, अभी पूर्व मंत्री की हैसियत में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की हसरत साफ तौर पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनाव के दौरान इस प्रकार का वातावरण बना पाने में कामयाबी हासिल की थी कि हम सत्ता में आ सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द कांग्रेस का कैंपेन केंद्रित रहा, पर बीच बीच में कुमारी शैलजा की नाराजगी, कुमारी शैलजा का रूठना, कुमारी शैलजा पर टिप्पणियां, ये भी सुर्खियों के साथ में बना रहा। कुल मिलाकर इन सब के बीच में इस बात का द्वंद्व रहा कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो कुल जमा मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बार राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि तीसरे दल की कोई भूमिका इस बार हरियाणा में नहीं दिखेगी, जो हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। इनेलो और जननायक जनता पार्टी जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कोई महत्वपूर्ण ताकत के तौर पर आंकने के लिए ना तो राजनीतिक दल के नेता तैयार हुए और ना ही राजनीतिक विश्लेषक तैयार हुए। हाँ, निर्दलियों के संदर्भ में जरूर इस बात को लेकर आकलन रहा है। अब इन सबसे परे अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करते हैं, जिसको लेकर भी एग्जिट पोल की प्रतीक्षा है, तो जम्मू कश्मीर में नए समीकरण के साथ राज्य का दर्जा खोने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव है। 3 हिस्सों में चुनाव देखा जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और तीसरी तरफ बीडीपी है। कहां किस तरफ ऊंट करवट लेगा इसके संदर्भ में लोगों की दिलचस्पी है। 3 गुट हैं, 3 चरणों में वोटिंग हुई है, 18 तारीख को, 25 तारीख को और फिर 1 अक्टूबर को। तो कुल जमा हम आज इस एग्जिट पोल पर बात करेंगे। हमारा अपना कोई एग्जिट पोल नहीं है, पर तमाम एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किए, तमाम चैनलों के साथ मिलकर
उनकी जानकारी आपसे साझा करते हुए लगातार अपडेट देने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में करते रहेंगे। आप अलग अलग चैनल बदलकर ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा चैनल क्या बता रहा है, कौन सी एजेंसी क्या बता रही है। उसके स्थान पर आप अगर हमारे चैनल पर ही बने रहेंगे तो हर चैनल के संदर्भ में क्या उसका एग्जिट पोल है ये हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर विदु रावल हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश रोड जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर जी भी हमारे साथ में है। जहां तक वोटिंग की बात है, हरियाणा के संदर्भ में तकरीबन 62% की वोटिंग 5 बजे तक हो चुकी थी। चुनाव आयोग का मानना है कि 70% से कुल अधिक की वोटिंग संभावित है। अंतिम आंकड़ा देर रात तक या कल सुबह तक आने की उम्मीद है। पर इन सब के बीच राजनीतिक दल किस उम्मीद के साथ में है एग्जिट पोल को लेकर और एग्जैक्ट पोल को लेकर, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर विदु रावल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनकी उम्मीद एग्जिट पोल को लेकर क्या है और एग्जैक्ट पोल पर कहीं वो उम्मीद धराशायी तो नहीं हो जाएगी, ये सवाल हमारा है। क्या कहते हैं रावल साहब? आपने म्यूट कर रखा, उसे अनम्यूट कर दें। अभी से आपकी आवाज बंद होना ठीक नहीं है। आप भी हमारी आवाज बंद मत कीजिए। 8 तारीख को हम ही गरजते हुए आपको दिखने वाले हैं। जी 8 तारीख को आप गरजते हुए दिखने वाले हैं। देश में आपकी सरकार है तो इतनी आवाज तो रह सकती है। पर आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को है राहुल साहब, ऐसा क्या हो गया जिसके चलते आपके जाने को लेकर अंदेशा और दूसरे के आने को लेकर उम्मीद इस कदर खड़ी हो गई चुनाव में? आप भी उस अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे, थोड़ा रोशनी देंगे इसमें? नहीं, केवल हल्ला और शोर था। और वो हल्ला और शोर जो है, जो जिस प्रकार से जो राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसको जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका और स्कूल ऑफ कैलिफोर्निया जो है जो डिक्टेट करती है, उन्होंने इनको 1.5 साल पहले ये बताया कि आप बार बार जनता के बीच में जा जाकर बोलिए कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, इस प्रकार को लगातार बोलिए। बिना संदर्भ के प्रवक्ता हंसी अपनी उड़वाने के कीमत पर भी एक के बाद एक डिबेट शो में प्रश्न कुछ भी होता था ये बोलने लगे। ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी का यही स्टाइल है। उन्हें जो इस प्रकार से मैनेजमेंट वाले लोग बताया करते हैं, ये कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद से शुरू हुआ था। उस समय कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट्स जो है हमारे फेवर में नहीं आए थे, लेकिन जब तक नवंबर आया तब तक 3 राज्यों में अप्रत्याशित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। रोकना चाहता हूं क्योंकि एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो गया तो आपकी दिलचस्पी रहेगी। हम क्या है, शुरुआती बातचीत के लिए कह रहे थे भाई चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा दिख रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा महसूस हो रहा था, पर अब अलग अलग एनालिसिस आकलन आने लगे हैं। सबसे पहला आकलन जो हमारे पास में आया है वो एबीपी और ध्रुव रिसर्च का आया है। ध्रुव रिसर्च एजेंसी ने एबीपी के साथ मिलकर जो एग्जिट पोल निकाला है उसमें हरियाणा की 90 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसको 27 सीटें मिलती हुई उम्मीद जताई है। वहीं पिछले चुनाव में 31 सीट जीत पाने में कामयाब रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीटों के संदर्भ में उम्मीद रावल साहब 57 पर पहुंच गई है। और अन्य जिसमें आप जेजेपी मान लो, एनएलओ मान लो और निर्दलीय मान लो, उन सबके हिस्से में 6 सीटों की उम्मीद। अब राहुल साहब बात प्रचार की, प्रसार की नहीं, आकलन की है। आपके पास दलील हो सकती है, ये चैनल आपको 400 पार पे भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे 2024 के चुनाव में, और उस समय ये एग्जिट पोल आपको जनता की भावनाओं की आवाज सुनाई दे रहे थे। वो भावनाएं, वो आवाज 27 सीटों के साथ भी आपको लग रही है या ये आवाज कुछ और है, ऐसा रावल साहब महसूस कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि वोट जो है लगभग डल चुके हैं, कुछ लोग लाइन में जो लगे हुए हैं उनकी वोट जो है डल रही है इस समय, इसलिए अब प्रचार की बात ना कर विश्लेषण की अगर हम बात करें ठीक तरीके से, तो ये देखें कि आमतौर पर हायर साइड पर सीट्स किसकी दिखाई जाती है। आमतौर पर हमने देखा 4 जून को हमने एक नारा दिया था, 4 जून को 400 पार। तो 400 पार के बहाव में जो है एग्जिट पोल्स बहुत सारे जो हैं 5 जून माफी चाहूंगा 1 जून को आखिरी जो पोलिंग हुई थी, 2 जून को और 3 जून तक जो एग्जिट पोल्स आए थे, उसमें हमने देखा कि भाजपा को
लगभग कोई 365 सीटें दिखा रहा था, कोई 370 सीटें दिखा रहा था, कोई 350 दिखा रहा था, क्योंकि भाजपा ने ये नारा दिया था अब की बार 400 पार। अब की बार कांग्रेस ने ये जो है लगभग 1.5 साल से इस बात को जनता के बीच में लेकर गए हैं, जिससे जनता आतंकित हुई है। वैसे तो जनता आतंकित हुई है, जनता को याद आया अच्छा कांग्रेस आ रही है, वही कांग्रेस जो पर्ची खर्ची क्या करती थी। फिर इनके नेताओं ने एक के बाद एक इस बात पर मोहर लगाई कि हाँ अब भी हम सुधरे नहीं है, अब भी सरकार आएगी तो 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, अब भी अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों को देंगे, अब भी अगर कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि हम 25% बढ़ाकर अपने हल्के के लिए सीटें बढ़ाएंगे, यानी बंदर बांट जो है नौकरियों की, इन्होंने उस बात को तस्दीक किया। तो इन चीजों से जनता आतंकित हुई जब बार बार कांग्रेस ने कहा। मुझे लगता है एक रणनीतिक चूक थी, और ये एग्जिट पोल्स जो है, हमारे जो पोलस्टर्स हैं, हो सकता है इस इंप्रेशन में कि कांग्रेस का ये हल्ला जो है कि कांग्रेस आ रही है, वो जो सबसे निचला। राहुल साहब, आप अपने आप में कितना शर्मिंदा है इस बात को लेते हुए कि देश में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार और जनता भी आपके साथ, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जिस पर कोई भरोसा नहीं करता आपके अनुसार, वो नैरेटिव बनाने में सफल हो गई। अपनी इस विफलता को लेकर आपको कितनी शर्मिंदगी है राहुल साहब, थोड़ा इसमें दृष्टि दीजिए मुझे। जरा भी नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। हमारे यहाँ पर एन केन प्रकरण सत्ता प्राप्त करना नहीं, खटाखट झूठ बोलकर, तात्कालिक लाभ लेकर, इस शर्म को भी छोड़कर कि अगले दिन फिर से वहीं पर खड़ा होना है। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जितनी सस्ती राजनीति करती है, हमें ये राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नहीं सिखाई। हमें तो सिखाया गया था कि लोकमत परिष्कार करना है, और उसी के नाते जो है हमने राजनीति में हमेशा शुचिता की राजनीति की, जनता के बीच सच लेकर गए, जो कहा वो किया, जो घोषणा की उससे पहले उसको लागू किया। राहुल साहब कहीं भ्रमित हो रहे हैं। अरे वही भारतीय जनता पार्टी थी ना जिसने नैरेटिव सेट कर दिया कि अब की बार हम 400 पार हो रहे हैं। आज स्वयं बता रहे थे, हमने ऐसा माहौल बना दिया कि कोई हमें 370, कोई 380, कोई हमें 400 पार तक दिखा रहा था एग्जिट पोल में। भाई आपकी सफलता थी ना। ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या हो गया, ये एग्जिट पोल में लोग आपको 25-27 सीटों पर ला दे रहे हैं, और कांग्रेस जिसको आप किसी लायक नहीं समझते हैं उसको कितनी सीटें दे रहे हैं बताओ, 57। क्या कहते हो राहुल साहब? देखिए, दोनों का अलग अलग विषय था। हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को टारगेट दिया था कि हम इतनी दूर तक हमें जाना चाहिए। वो टारगेट था, टारगेट हमेशा ऊंचा दिया जाता है ताकि कार्यकर्ता अधिक मेहनत करके उस टारगेट तक पहुंचने का प्रयास करे, अधिक ऊर्जा लगाए और अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर काम करे। कांग्रेस पार्टी जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ा। ये जनता के लिए थी ये बात। इनको सिखाया बताया गया कि कहीं पर भी जाकर कोई संदर्भ हो ना हो, हिमांशु द्विवेदी जी कुछ भी सवाल पूछें, जवाब यही देना कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। इस प्रकार का इनको कहा गया और हमने देखा अटपटी सिचुएशन। कांग्रेस ने कमाल कर दिया, कांग्रेस ने वातावरण बना दिया। विधु रावल जी लगातार हमें समझा रहे हैं, और मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जी हैं। वो भी इत्तेफाक रखता है कि केवल माहौल बना पाए आप, सरकार बनाने की स्थिति आपकी नहीं है। सरकार रावल साहब ही बनाएंगे, भले ही एग्जिट पोल आपकी सरकार बनवा दे रहे हैं। जी रोड साहब। द्विवेदी जी 8 तारीख ज्यादा दूर नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी को सब समारोह में जी इनवाइट करके साबित करेंगे कि सरकार कांग्रेस पार्टी ने धरातल पर बनाई। जी इनको न्योता भेजेंगे और सब समारोह होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनेगी। और जो इन्होंने कहा ऐसे नैरेटिव सेट करके नहीं बनेगी, वो 500 के सिलेंडर को जो इन्होंने 1200 का कर दिया था, दोबारा 500 रुपए का वायदा करके जनता की कसौटी पर खरा उतरने के विश्वास के ऊपर बनेगी। वो 750 किसानों की शहीदी का बदला लेने के लिए हरियाणा के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देकर सरकार बनाएंगे। पुलवामा में आज तक आरडीएक्स का पता नहीं कर पाए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की बात करते थे। अरे भारतीय सेना के 70 से ज्यादा जवान 2-3 हमलों में तो शहीद हुए, आज तक आप जांच नहीं करा पाए, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाए। भारत की
सेना में। द्विवेदी जी, हरियाणा में अगर एक किसान के या एक जिम्मेदार के घर दो बेटे हैं तो एक बेटा किसान हल का मुन्ना दबाकर अन्न पैदा करता है देशवासियों के लिए, दूसरा बेटा अपनी बंदूक कंधे पर टांग कर बॉर्डर के ऊपर भारत माता की रक्षा करता है। ये बेशक अग्निवीर का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, नरेंद्र मोदी के हाथों में है, लेकिन हरियाणा में यह मुद्दा जवान और किसान का सिर चढ़कर बोल रहा है। और आज का जो मतदान हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का काम किया है दोनों ने। अरे एक बात बताओ रोड साहब, ईमानदारी से ये एग्जिट पोल पे कितना भरोसा आपका जा रहा है? कोई 4 महीने पहले जो एग्जिट पोल आया था उसमें जब हम आप लोगों से बात कर रहे थे तो आप साफ तौर पे कहते थे ये एग्जिट पोल कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं। तो आज का एग्जिट पोल भी आपको फालतू की बात उतना ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? या आज का एग्जिट पोल एकदम एग्जिट लग रहा है? 4 महीने वाला एग्जिट पोल आपको फालतू का लग रहा था? इसलिए बताता हूं कि हमें आज वाला एग्जिट पोल इसलिए सही लग रहा है जी, क्योंकि जनता की भी यही आवाज आ रही है, मैच कर रहा है, मेल बन रहा है। हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं भाई 67 सीट से ऊपर सीट कांग्रेस की आएंगी जी, और आप भी उसके लगभग हैं। हम तो वैसे उससे ज्यादा 67 सीटों का 2005 में कांग्रेस पार्टी के नाम रिकॉर्ड है हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में। हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं कि 2005 से भी ज्यादा इस बार एमएलए बनाकर भारतीय जनता पार्टी के घमंड को चकनाचूर करने जा रहे हैं। ये हरियाणा का किसान भी कह रहा है, जवान भी कह रहा है। और एक बात और देखिएगा, ये हिंदू धर्म की सनातन की बात करते हैं द्विवेदी जी, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है, मुझे अच्छा लगा आपने जिस तरीके से डिबेट को रन किया अभी जी। इन सनातनियों ने, इन हिंदू धर्म के पुजारियों ने श्राद्धों में, यानी कनागत बोलते हैं हरियाणा में, जो श्राद्ध थे 2 तारीख तक, अमावस तक, कल से 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हुए थे, तो इन्होंने श्राद्धों में हरियाणा विधानसभा के चुनाव रख दिए, जो अपशगुन भी है और पनौती भी है। जब सुरेश रोड ने यह मुद्दा इंडिया न्यूज पे सोनल दहिया की डिबेट में उठाया, अरे हिंदू धर्म की बात करते हो, कोई पेन भी नहीं खरीदता कनागतों में, श्राद्धों में सेव भी नहीं बनाता, तो तब जाके इन्होंने 4 दिन बाद चुनाव टाले। इनके पास चुनाव टालने की कोई सॉलिड बात नहीं थी। ये कहते रहे कि जी बिश्नोई समाज का एक फंक्शन था, ये था, वो था। यानी हिंदू धर्म के खिलाफ इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं। इसलिए भी हरियाणा में हिंदू जो हमारे सनातनी भाई और बहन हैं, वो ये भी ठगा महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस बार हम इनका हिसाब चुकता करेंगे, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करके ये रास्ता दिखाएंगे। ये बात करते हैं हिंदू धर्म की और काम करते हैं मुगल काल के। ऐसे आपने इस एग्जिट पोल का समर्थन करते हुए रावल साहब को कहा कि इनको हम समारोह पूर्वक आमंत्रित करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें रावल साहब शामिल होंगे, पर शपथ किसकी होगी? कुमारी सैलजा की, रणदीप सुरजेवाला की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की? इसमें भी कोई स्पष्टता है या पता चला कि इनके झगड़े के चक्कर में शपथ वापस रावल साहब अपने लोगों के साथ में करा देंगे? द्विवेदी जी, बहुत आपने अहम सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे को आगे चलाती रहती है और मैं अभी क्लियर करता हूं, और बिजू रावल जी भी सुन रहे हैं जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुने हुए विधायकों की राय के ऊपर जी, मेरा मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस हाईकमान जी, कांग्रेस हाईकमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरियाणा में 90 सीटों में जो हमारे चुनकर विधायक आएंगे, चाहे 70 आए, चाहे 67 आए, 60 आए, 65 आए, चुने गए विधायकों की मीटिंग बुलाकर, बैठक बुलाकर उनसे राय लेके फैसला करे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे यहाँ पर कोई ना तो बंदरबाट है, ना हमारे यहाँ पर बीजेपी की तरह विद्रोह भी नहीं है। देखिए, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी से बड़ा शक्तिशाली नेता भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में नहीं है। उन्होंने हरियाणा में नायब सिंह सैनी का नाम डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद आपने भी जिक्र किया राव इंद्रजीत जी और खुद अनिल विज जी, दोनों ने कहा कि हम भी बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने के बाद, घोषित करने के बाद अनिल विज अगर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं भी बन सकता हूं, तो इसका मतलब अनिल विज, जिनको मैं खास तौर पे राजनीतिक तौर पे कमजोर व्यक्ति मानता था, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया है।
क्योंकि वो बिना सीआईडी के होम मिनिस्टर रहे थे, इसलिए मैं उनको कमजोर मानता था। आज तक हरियाणा के इतिहास में कोई होम मिनिस्टर बिना सीआईडी के नहीं रहा। अपन डिपार्टमेंट हो जाता अगर आपके पास सीआईडी नहीं है, क्या आप होम को क्या चलाओगे? तभी तो लैंड ऑर्डर का जनाजा निकला प्रदेश में। अनिल विज जैसा व्यक्ति भी अगर नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यह कह देता कि मैं भी सीएम बन सकता हूं, यह नरेंद्र मोदी को सोचने पे मजबूर करने वाला बयान है। उनको सोचना चाहिए कि आप यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात करते हैं। एक कहां भ्रमित हो रहे हो आप? आपको भरोसा नहीं है क्या अपनी सरकार बनने के संदर्भ में? जो आप संभावना देख रहे हो कि सैनी साहब बनेंगे, कि अनिल विज भी हो सकते हैं, कि इंद्रजीत भी हो सकते हैं, कितना गंभीर किस्म का सवाल था भाई। आप रावल साहब को आमंत्रित करने की बात कर रहे थे, हमने पूछ लिया भाई शपथ किसकी कराओगे? हुड्डा जी की? कौन से हुड्डा जी की? सीनियर की, जूनियर की, शैलजा जी की, सुरजेवाला जी की? आपने उसको उत्तर देना नहीं चाहा। अभी भी आपकी रावल साहब के साथ उम्मीद बनी हुई है क्या? क्या आपको लग रहा है कि जैसा एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में फेल हो गया, वैसे एग्जिट पोल हरियाणा का भी फेल होने वाला है, इसलिए रावल साहब के साथ में अपनी उम्मीद बनाए रखनी है? हम तो धरातल की रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। हमारी लगभग 67 से ऊपर की सीटें आएंगी। रिकॉर्ड टूटेगा 2005 का। ये कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस ही इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। और 67 से ऊपर सीटों पे चुने गए विधायकों की राय पे कांग्रेस हाईकमान के आदेश से हरियाणा को मुख्यमंत्री मिलेंगे। सारे नेता एकजुट हैं। मैं रावल जी को ये द्वारा स्पष्ट करता हूं, हमारे यहां पर ऐसे विद्रोह नहीं है। क्योंकि अभी तक देखिए विधायक चुन के नहीं आए, रिजल्ट नहीं आया। द्विवेदी जी, एक सेकंड की बात है, अभी तक ना हाईकमान ने हमारे चुने गए विधायकों की मीटिंग ली। जो भी सीएम बनना चाहते हैं तो अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि हुड्डा साहब बनेंगे। अगर ये राहुल गांधी जी या खड़गे जी कह देते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब होंगे, तो अगर फिर कोई नेता ये कहता है कि नहीं मैं भी हो सकता हूं, तो देखना मीडिया में कैसे सुर्खियां बनती जी, ये तो खड़गे जी के, राहुल जी के आदेश की पालना नहीं की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नायब सिंह सैनी के घोषित करने के बाद अगर अनिल विज कहता है मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूं, तो ये खबर जो है ये पताल में चली गई। मैं तो आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इसके ऊपर जरूर प्रकाश डालेंगे और मेरे साथी को जरूर इस बारे में अपडेट करेंगे। मैंने तो शुरुआत इस बात से की भाई राव इंद्रजीत और अनिल विज करते हैं, के साथ में रहे। उनको तो अनिल विज ने आंखें दिखा दी। जो पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, चाइना को, उनको तो अनिल विज ने आंखें दिखा दी। जो अनिल विज ठीक से अंबाला के बस अड्डे की सफाई भी नहीं करा पाया। 10 साल में होम मिनिस्टर रहते हुए सबसे गंदा सिटी है अंबाला। वो अदना सा नेता नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा रहा है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी की जो छवि, जो नैरेटिव इन्होंने बनाया था, ये शक्तिशाली नेता है, उसका इन्होंने, अनिल विज ने तो जुलूस निकाल दिया कि नरेंद्र मोदी तो कोई नेता है ही नहीं, ये तो केजरीवाल से भी कमजोर है, जिसको अनिल विज आंख दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर रावल साहब बहुत आश्वस्त हैं। एग्जिट पोल को दोनों नेता खारिज कर रहे हैं। विधु रावल जी तो पहले ही खारिज कर दिए, एग्जिट पोल जो है नैरेटिव सेट होने के कारण से ऐसा आया हुआ है। और सुरेश रोड जी इस रूप में खारिज कर रहे हैं कि कहां 57 सीटों पे हमें रोक रहे हो, हम 67 क्रॉस करने जा रहे हैं। पर इन सब के बीच में वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर जी मेरे साथ में है। लाठर साहब, एग्जिट पोल की शुरुआत बदलाव की हवा के साथ है, क्या आप इस एग्जिट पोल के साथ हैं? वाकई हरियाणा का मन बदलाव का है या भ्रमित हैं ये एग्जिट पोल करने वाले लोग? कांटे का मुकाबला है, भाजपा के बने रहने की संभावना है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, जो वोटिंग का पैटर्न जो आज सुबह से शुरू हुआ था, उसे देखते हुए साफ है कि ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित होने जा रहे हैं जी। ग्राउंड पे, धरातल पे जो पैटर्न नजर आया, खास तौर पे ग्रामीण हलकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का पैटर्न एकदम सुबह से बमबारी वाला था। 11 बजे तक बहुत तेज स्पीड थी, दिन में धूप थी, कुछ कम आया, उसके बाद फिर 4 बजे के बाद फिर तेजी से परसेंटेज बढ़ा वोटिंग का। तो वो जो चीजें धरातल पे महसूस की, वो कहीं ना कहीं यही इशारा करती हैं कि इस बार थोड़ा सा लोगों के दिल में, दिमाग में भाजपा के खिलाफ एक माहौल था और वो उन्होंने अपना जो वोट परसेंटेज बढ़ा है 2019 के मुकाबले, तो वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए बढ़ा है कि भाई इस बार वो भाजपा से छुटकारा चाहते हैं या भाजपा की सरकार से वो नाराज है। और एक चीज और सामने आई लोगों के बीच में, लोग इस चुनाव में
एकदम हरियाणा में ये मान के मतदान करते हुए नजर आए कि हमें हरियाणा की सरकार बनानी है, हमें ऊपर की केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारी यहाँ की जो सरकार है हमें वो बनानी है और इसलिए हम भाजपा से मुक्ति चाहते हैं जी। कुछ मुद्दे थे, मैं 5 बड़े मुद्दे मानता हूं जो जनता के बीच में बड़े तेजी से फैले थे। लोगों ने उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही मतदान किया। शहरी इलाकों में भी अलग अलग जगह मतदान के बाद लोगों से बातचीत हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बातचीत हुई। मैं आपको बताऊं कि आज मैं करीब 6 जिलों के हिस्से मैंने कवर किए, तो उनमें जो देखने में आया, जो महसूस किया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसी थी कि लोग बीजेपी के कुछ ऐसे काम या बीजेपी सरकार के, हरियाणा सरकार के कुछ ऐसे काम जिनसे वो नाराज थे और वो नाराजगी उन्होंने मत के जरिए अपनी जाहिर की है। हालांकि फाइनल नतीजे क्या है वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन शुरुआती जो ग्राउंड पे जो चीजें नजर आई उसमें हाँ, बीजेपी के खिलाफ एक करंट मैंने जरूर महसूस किया और लोग भी खुल के मतदान जो बढ़ रहा है प्रतिशत, शायद वो उसी की वजह है, ऐसा मेरा मानना है। वो बताइए कि ये नायब सैनी लगातार बता रहे थे कि उन्होंने 56 दिन में कमाल का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करके काम किया है, इसका कोई असर नहीं हुआ क्या? जो बदलाव किया पार्टी ने खट्टर साहब की जगह पे नायब सैनी को लाने का, इसका भी कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को खट्टर साहब की जगह नायब सिंह सैनी के आने का परिणाम देखने को नहीं मिला, पॉजिटिव परिणाम देखने को नहीं मिला। दूसरा, मैंने तो एक चीज और महसूस की, 56 दिन में जो काम किए उसकी बजाय उस 56 दिन में जो यूटर्न लिए, जो नायब सिंह सैनी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो फैसले लिए थे और उनमें से काफी फैसलों को वापस लिया, उनका वो यूटर्न जरूर लोगों की जुबान पर थे कि देखिए ये चुनाव से पहले इसलिए यूटर्न लिए गए ताकि फिर से सरकार बना लें, और लोगों ने केवल इसलिए कि भाई नहीं, हमें अब जो है जब भुगती हैं वो चीजें तो अब फिर हम मौका नहीं देंगे, वो मौका देने के मूड में मुझे नहीं नजर आया। वो मौका देने के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी की जो कहानी है वो कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा से विदाई और कांग्रेस की सत्ता में आमद, ये प्रारंभिक एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं। पर ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल तो हम 8 तारीख को ही बता पाएंगे, लेकिन प्रारंभिक रुझान ये है। पर अभी अन्य एजेंसी के भी रुझान हमारे पास आना शेष है। पर यह समय है, इस समय एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विदु रावल और सुरेश रोड दोनों जी का धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने। अजय दीप लाठर जी हमारे साथ बने रहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और नए अपडेट के साथ आपसे बात करते हैं।